ओके, नाउ जो हम लोगों ने अभी तक देखा वो बेसिक्स हम लोगों ने देखा, ठीक है। कंट्रोल और ये सारी चीज़ें आप कैसे ऐड करोगे। नाउ आपको हम लोग जो ADO.NET यूज़ करते हैं डेटाबेस कनेक्शन के लिए, ठीक है, वो आप कैसे यूज़ करोगे, कमांड आपका क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, देन डिफरेंट जो हम लोग डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, OLDB कनेक्शन हो गया, SQL कनेक्शन हो गया, ओरेकल का हो गया, और जो ADO.NET MVC प्रोवाइड करता है डेटाबेस कनेक्शन के लिए, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि आप लोग टेक्स्ट बॉक्स या कंट्रोल्स कैसे ऐड करोगे, ठीक है। नाउ आप लोगों को अगर डेटा ट्रांसफर करना है कंट्रोलर से व्यू को, ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी कुछ टेम्पररी स्टोरेज या टेम्पररी डेटा पास करना होता है, राइट, कंट्रोलर टू व्यू, जो आपका व्यू मॉडल में नहीं होता है। तो वो आप लोग कैसे पास करते हो, जावा में कैसे पास करते हो? टेम्परेरी डेटा अगर आपको पास करना है आपके व्यू मॉडल में, सपोज वो प्रॉपर्टी नहीं है और आपको ऐड भी नहीं करना है, बट आपको कंट्रोलर से कुछ डेटा व्यू में पास करना है, तो कोई टेम्पररी स्टोरेज में आप लोग रखते हो, राइट। सेशन में रखते हैं, बट वो उतना प्रॉपर नहीं होता है, मतलब वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि सेशन आपका हैवी हो जाता है फिर। क्वेरीज, एक तो आपका क्वेरी स्ट्रिंग से पास करते हो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें व्यू बैग और व्यू डेटा का, ठीक है, ये जावा में भी है बट शायद उसका नेमिंग कन्वेंशन कुछ और है। सो कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास करने के लिए हम लोग नॉर्मली व्यू बैग या व्यू डेटा या टेम्प डेटा यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें टेम्पररी होती है, और एक बार जब वो आपका पेज लोड होता है तब वो डेटा लोड करता है, जब आपका दूसरा कोई पेज रिडायरेक्ट करेगा तब वो वैल्यूज डिस्कार्ड कर देता है। सो दिस इज यूज फॉर ओनली टेम्पररी बेसिस, और जो पेज आपका करंटली ब्राउजर पे व्यू है उसी में अगर आपने व्यू डेटा यूज किया है तो अब वो आपको वैल्यू मिलेगी। जो पेज प्रीवियसली आपने व्यू किया था उसकी वैल्यूज आपको करंट व्यू पे नहीं मिलती, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इसमें। द व्यू बैग इन ASP.NET MVC यूज टू ट्रांसफर द टेम्पररी डेटा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल, जो आपके मॉडल में प्रॉपर्टी में नहीं है, फ्रॉम द कंट्रोलर टू द व्यू, ठीक है, ये हमेशा कंट्रोलर टू व्यू ट्रांसफर करता है। It is a dynamic type property of the controller base class, which is the base class of all the controller class. If we assign any number of properties and values, suppose कोई वैल्यू आपको कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए व्यू बैग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि व्यू बैग में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपने मल्टीपल व्यू बैग असाइन किया है लेकिन आपने वैल्यू सिर्फ एक ही में असाइन किया है तो वो सिर्फ उसी को रेंडर करेगा, दूसरे को वो रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। व्यू बैग ओनली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, नॉट वाइस वर्सा, ये व्यू टू कंट्रोलर नहीं करता है। ओके, व्यू बैग वैल्यूज विल बी नल इफ रीडायरेक्शन ऑकर्स, अगर जैसे मैंने बताया कि पेज अगर आपका चेंज होता है तो वैल्यूज आपकी नल हो जाती है, आपको एक्सेसिबल नहीं रहती है। इन केस ऑफ ASP.NET MVC यू हैव 3 ways टू पास द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, एक तो व्यू बैग हो गया, दूसरा व्यू डेटा और टेम्प डेटा, ठीक है। नाउ व्यू बैग हम लोगों ने देखा, ठीक है। नाउ व्यू डेटा इज डिक्शनरी और लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन यूज टू पुट डेटा इनटू, ठीक है। व्यू बैग में हम लोग जो डेटा रखते हैं वो नॉर्मली कोई वेरिएबल अगर आपको स्टोर करना है या कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको स्टोर करना है तो वो हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको सपोज करो कोई लिस्ट ट्रांसफर करनी है कंट्रोलर टू व्यू, तो उसके लिए हम लोग व्यू डेटा यूज करते हैं। The data is now accessible to view. It is based on the view data dictionary. This is a dictionary kind of thing. Okay. You can use view bag around any view data object so that you could assign dynamic properties it, making them more flexible. You would need typecasting for view data and check for null values, but you do not need to typecast complex data types in view bag. ठीक है। व्यू बैग जो आपका है, कोई भी डेटा अगर आपने उसमें यूज किया है तो वो डायनेमिक रहता है, उसको टाइप कास्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप व्यू डेटा यूज कर रहे हो तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट है। देन
Temp data, on the other hand, it is also a dictionary and it is based on the temp data dictionary class. It keeps information temporarily as long the HTTP request is active. Temp data is perfect for redirects and few other instances because of its temporary nature. ठीक है, HTTP हम लोगों को मालूम है स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, राइट? सो वो स्टेट मेंटेन नहीं करता है, इसलिए ये जो भी टेम्पररी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो सिंगल रिक्वेस्ट के लिए ही स्टोर होता है. ठीक है, सिंपल अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है टेम्पररी ट्रांसफर के लिए, देन गो फॉर अ व्यू बैग. कोई लिस्ट अगर ये करनी है तो उसके लिए व्यू बैग डेटा या फिर टेम्प डेटा आप यूज कर सकते हो. ठीक है, दोनों डिक्शनरी का है, लेकिन व्यू डेटा अगर आप यूज कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी. टेम्प डेटा में कभी लगता है, अगर मैंने सिंपल उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर किया है देन नहीं लगेगा. वो लिस्ट आपने कौन से इसमें बनाई है उसमें आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा. सिंपल ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन. यहाँ पे हम लोग ने एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाया है. ठीक है, कंट्रोलर एक क्लास है, सिंपल कंट्रोल बेस कंट्रोलर से उसको इनहेरिट किया है. एक लिस्ट बनाई है स्टूडेंट लिस्ट करके, और उसमें जस्ट एक नेम, वैल्यू और एज मैंने ऐड किया है. ठीक है, नाउ गेट स्टूडेंट जैसे मैं करता हूँ, एक्शन रिजल्ट कॉल करता हूँ. अब इसमें व्यू बैग डॉट टोटल स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे इसकी व्यू बैग में एक प्रॉपर्टी ऐड की है. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स करके, और ये टोटल स्टूडेंट्स में मैंने जो मेरी लिस्ट थी उसको मैंने असाइन किया. ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि व्यू बैग में मैंने वो प्रॉपर्टी ऐड की है टोटल स्टूडेंट्स की. अब ये जब आप लोगों को व्यू में इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको ये जो प्रॉपर्टी नेम आपने दिया है लेबल टोटल स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तभी वो डेटा रिट्राइव करेगा. कई बार ये होता है हम लोग जो वेरिएबल यूज करते हैं उसका स्मॉल केस या अपर केस का इशू आता है, या कुछ स्पेलिंग मिसमैच होती है, तो वो वैल्यू एक्सेस नहीं करता है. इसलिए जो नेम आपने कंट्रोलर में दिया है, जो प्रॉपर्टी नेम आपने कंट्रोलर में दिया है, वही प्रॉपर्टी नेम प्रॉपरली आप व्यू में यूज करो. Okay, ViewBag doesn't require typecasting while retrieving values from it. This can throw a runtime exception if the wrong method is used for the value. ViewBag is a dynamic type and skips compile type checking. ये dynamic है इसलिए compile time ये check नहीं करता. ठीक है, हाँ हाँ नहीं, ये देखो अपन ने जो रिटर्न टाइप देखे थे उसमें डिफरेंट रिटर्न टाइप है. ठीक है, कंटेंट रिटर्न करना है, व्यू रिटर्न करना है, या व्यू प्लस कंटेंट रिटर्न करना है. सो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे मैंने जो रिटर्न व्यू लिखा है, हर व्यू के साथ एक कंट्रोलर अटैच होता है, राइट? सो यहाँ से जब ये व्यू में रिटर्न करूंगा तो वो पेज रिटर्न करेगा. यहाँ से अगर मैं कंट्रोलर भी रिटर्न करता हूँ या कुछ अगर रिजल्ट रिटर्न करता हूँ तो उसके साथ जो मेथड अटैच होगा अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट करेगा. इसका जो बाइंडिंग है ना, राउटिंग कन्फिग में करते हैं, ये कल अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्यू और कंट्रोलर आपका कैसे बाइंड होता है वो. ओके, टेम्प डेटा. नाउ यहाँ पे मैंने टेम्प डेटा, ठीक है, यहाँ पे एक टेम्प डेटा में मैंने जस्ट एक नेम करके प्रॉपर्टी अटैच की और इसको जस्ट मैंने बिल करके नाम दिया है. अब ये अगर मेरे को यूज करना है व्यू में तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा. ये सिंपल व्यू में मेरा व्यू बैग का एक टाइटल है इंडेक्स करके, लेआउट जहाँ से ये क्या कहते हैं शेयर्ड व्यू में एक्सेस कर रहा हूँ उसका पाथ मैंने दिया है. एंड देन यहाँ पे सिर्फ मैं वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ टेम्प डेटा और नेम जो वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज में असाइन की है. ठीक है, सो जो कंट्रोलर में मैंने नेम असाइन किया वो मेरे को यहाँ पे एक्सेसिबल है. अगर यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ, नेम टेम्प डेटा में ऐड करता हूँ और एज भी अगर टेम्प डेटा में ऐड करता हूँ, तो सेम वे में मैं टेम्प डेटा से नेम और एज दोनों रिट्राइव कर सकता हूँ. ठीक है, सो इस वे में हम लोग को सिंपल अगर कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफर करना है तो यूजिंग दिस व्यू बैग एंड टेम्प डेटा एंड व्यू डेटा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. सिंपल सिंटैक्स है इसका, कुछ नहीं है. कंट्रोलर में सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी असाइन करना है और बेस्ड ऑन दैट आपको व्यू में वो रिट्राइव करना है. ये जो हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं, कुछ हम लोग के पास वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम लोग को प्रॉपर्टी में या जो मॉडल हम लोग बाइंड करते हैं उस पर नहीं होती, या कुछ कंडीशन हम लोग को पास करना होता है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पास करना होता है, उस केस में ये इंपॉर्टेंट होता है.
देन हम लोग वैलिडेशन करते हैं। आप लोग जो जैसे जावा में वैलिडेशन करते हो, इनपुट जो भी लेते हो, मोबाइल नंबर ले रहे हो या ईमेल ले रहे हो, तो वो वैलिडेशन आप कैसे करते हो? नहीं 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 नहीं, इनपुट वैलिडेशन रेजेक्स थ्रू करते हो ना? यहाँ पे भी सेम है, रेजेक्स थ्रू करते हैं। और जो आप लोग उसमें एनोटेशंस ऐड करते होंगे कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देना है तो वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कुछ एनोटेशन ऐड करते हो, मीन मैक्स कर, राइट? सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी जो हम लोग वैलिडेशन करते हैं और डेटा एनोटेशंस कर देते हैं, वो वैसे ही देते हैं वैलिडेशंस के लिए। नाउ यहाँ पे जो हम लोग वैलिडेशन देते हैं वो डेटा अनोटेशन से देते हैं प्लस रेजेक्स एक्सप्रेशन से देते हैं। अब जैसे मेरे को ईमेल ऐड करना है तो ईमेल के लिए मैं एक रेजेक्स एक्सप्रेशन वहाँ पे अनोटेशन में ऐड करता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी में जब भी वैल्यू आएगी तो वो अकॉर्डिंगली वो उसको चेक करेगा कि वो प्रॉपर वे में है या नहीं। यहाँ पे जो हम लोग एनोटेशन ऐड करते हैं वो मॉडल में करते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो एक स्टूडेंट मॉडल है मेरा, जो मेरा व्यू को बाइंड हो रहा है, ठीक है? अब ये स्टूडेंट मॉडल में एक नेम करके मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब इस नेम प्रॉपर्टी में मैंने रिक्वायर्ड अनोटेशन ऐड किया है, ठीक है? दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फील्ड। सो और यहाँ पे एरर मैसेज मैंने ऐड किया है, नेम इज रिक्वायर्ड करके। सो जब भी ये व्यू में ये प्रॉपर्टी में बाइंड करूंगा तो वहां पे मेरे को जो इनपुट कंट्रोल होगा टेक्स्ट बॉक्स, वो रिक्वायर्ड फील्ड करके मेरे को डिस्प्ले करेगा। और जो उसकी लेंथ है, इनपुट लेंथ, वो मिनिमम 3 लेंथ होगी और मैक्सिमम 50 होगी, ठीक है? कोई नेम अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो मिनिमम और मैक्सिमम मैं इसमें स्पेसिफाई करता हूँ, और रिक्वायर्ड से मैं ये अनोटेशन ऐड करके बोलता हूँ कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, और जो मैसेज वहां पे देना है, नेम इज रिक्वायर्ड, तो ये आपको यूआई पे डिस्प्ले होगा, ठीक है? सेम ईमेल आईडी का है। यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए मैंने रिक्वायर्ड अनोटेशन ऐड किया है, देन ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड करके मैसेज ऐड किया है उसमें। देन डेटा टाइप इसमें मैंने ऐड किया है, डेटा टाइप डॉट ईमेल एड्रेस। सो ये जो डेटा टाइप लेगा, इनपुट लेगा, वो ईमेल एड्रेस टाइप में लेगा। इट मीन्स इसमें एक आपका @ होना चाहिए प्लस एक डॉट होना चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, राइट? आइदर मे बी .com, .in या .org, जो भी है। देन इसका मैक्स लेंथ मैंने इस पर स्पेसिफाई किया है कि 50 से ज़्यादा इसका मैक्स लेंथ नहीं चाहिए। इसमें मिनिमम लेंथ मैंने नहीं स्पेसिफाई किया है, ओके? ओनली मैक्स लेंथ ऐड किया है। देन मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड किया है, ठीक है? अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई सेटिस्फाई करता है, जिसमें कि हम लोग ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं कि न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए प्लस एक डॉट होना चाहिए, और देन न्यूमेरिक में 0 to 9 होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, जो भी हम लोग को उसमें ऐड करना है, अकॉर्डिंगली हम लोग ये एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। एंड देन अगर वो एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो मेरे को जो एरर मैसेज देना है तो इनकरेक्ट ईमेल फॉर्मेट करके देना है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने 2 मैसेज डिस्प्ले होंगे मेरे। फर्स्ट मेरा ये होगा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड फील्ड मैंने ऐड किया उसके लिए, और दूसरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है देन वो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो दिस वे हम लोग जो मॉडल में प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं, जो व्यू में हम लोग बाइंड करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैलिडेशंस यूज करते हैं। So this way you can specify whatever the fields और properties you are using, कि इसमें कौन से वैलिडेशन होने चाहिए और क्या मिनिमम मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए, या जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको अगर उसमें अटैच करना है तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये आप लोगों को मालूम है ना पूरा, ये यूज किया है आप लोगों ने? हाँ, उसी में यूज करते हैं ये। यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे जो हम लोग क्लास के मॉडल के प्रॉपर्टी में ऐड कर रहे हैं, अगर आपको कंट्रोल में अगर इस पे ऐड करना है तो वो हम लोग जैसे एस्पेक्स यूज करते थे, उस पर भी हम लोग वो रेजेक्स एक्सप्रेशन आप अटैच कर सकते हो, वो दोनों तरफ आप कर सकते।
नहीं, लेकिन आपका ये देखो, ये जो आपका मॉडल की प्रॉपर्टी है वो आपके व्यू में बाइंड हो रही है, ठीक है। जो व्यू आपका डिस्प्ले होगा वो प्रॉपर्टी के साथ डिस्प्ले होगा, तो जो वैलिडेशन एग्जीक्यूट करेगा वो व्यू पे ही करेगा, वो बैकएंड में जाके नहीं करेगा। सिंपल। अब जैसे जो हम लोगों ने अभी वैलिडेशंस यूज़ किए, यहाँ पे अगर आप लोगों को यूज़ करना है वैलिडेशंस, यहाँ पे सपोज करो मैं स्टूडेंट जो मेरा क्लास था वो मैंने अटैच किया है, ठीक है। सो यहाँ पे व्यू बैक का टाइटल दिया मैंने होम पेज स्टूडेंट डिटेल्स करके, ओके। देन स्क्रिप्ट फाइल्स जो मेरी ऐड करनी थी वो स्क्रिप्ट फाइल मैंने ऐड की। यहाँ पे मैंने मॉडल जो मेरे को यूज़ करना है वो बनाया, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर्म वैलिडेशन डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट मॉडल, जो मेरा व्यू को बाइंड होने वाला क्लास है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये यूज़ करना है तो मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे जो फॉर्म वैलिडेशन डॉट, ये मेरा नेम स्पेस है, फॉर्म वैलिडेशन डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट मॉडल, जो क्लास मैंने अटैच की है उसका पूरा नाम है, ठीक है। देन मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट डिटेल्स करके एक हेडिंग डाला है। देन ये हेल्पर फंक्शन मैंने यूज़ किया यूजिंग HTML बिगिन फॉर्म स्टूडेंट डिटेल्स होम फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्म टैग हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, जहाँ से हम लोग को इनपुट जो हम लोग को ऐड करने होते हैं उसके लिए फॉर्म के जो कंट्रोल्स हम लोग ऐड करते हैं वो फॉर्म टैग के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्म डिज़ाइन किया, उसको मैंने यहाँ पे बिगिन फॉर्म करके स्टूडेंट डिटेल्स में बाइंड किया, और इसका मेथड मैंने डाला है फॉर्म का पोस्ट मेथड, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने एक लेबल ऐड किया, HTML लेबल फॉर एम डॉट नेम, ठीक है। सो जो मेरे मॉडल की नेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे मेरी डिस्प्ले होगी, ठीक है। देन वो जो नेम आता है वो आएगा आपका। देन टेक्स्ट बॉक्स फॉर एम डॉट नेम, सो टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो नेम एंटर करूंगा वो मेरा ये नेम प्रॉपर्टी को बाइंड होगा। देन HTML वैलिडेशन मैसेज, जो नेम में मैंने मैसेज बाइंड किया है, एरर मैसेज, वो यहाँ पे मेरा मैसेज डिस्प्ले होगा कि दिस नेम इज रिक्वायर्ड करके, ठीक है। सेम मैंने ईमेल के लिए अटैच किया, एक ईमेल के लिए मैंने लेबल लिया, वहाँ पे वो ईमेल डिस्प्ले करेगा। देन टेक्स्ट बॉक्स डाला एम डॉट ईमेल एंड देन वैलिडेशन मैसेज, जो ईमेल के लिए मैंने वैलिडेशन मैसेज डाला था दिस इज रिक्वायर्ड, और अगर रिजेक्ट्स, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशन तो उसका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स और लेबल जो हम लोगों ने यूज़ किया है, वहाँ पे पहले हम लोगों ने मॉडल की जो प्रॉपर्टी हम लोगों को उसमें अटैच करनी है वो पहले प्रॉपर्टी अटैच की है। देन उसके लिए जो वैलिडेशन मैसेज हम लोगों ने ऐड किया है वो वैलिडेशन मैसेज हम लोगों ने इसमें अटैच किया है। हाँ, CSHTML। हाँ हाँ, नहीं समझा मैं। हाँ, वो भी बताता हूँ मैं, हेल्पर फंक्शन से भी बताता हूँ मैं, एक एक करके अपन ये चेक करते हैं, ठीक है। सो जो प्रॉपर्टी हम लोग मॉडल से बाइंड करते हैं अकॉर्डिंगली ये हम लोग बाइंड करते हैं, और इसका जो भी वैलिडेशन मैसेज का है इस पे डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जब ये व्यू आपका डिस्प्ले होगा तो इसमें ये स्टूडेंट मॉडल आपका बाइंड होगा। स्टूडेंट मॉडल बाइंड होने के बाद हमने इसमें फॉर्म ऐड किया है, एंड देन जो दो प्रॉपर्टीज मैंने मॉडल में असाइन की थी, नेम एंड ईमेल एड्रेस, अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे वो अटैच किया है। एंड देन जो वैलिडेशन के मैसेजेस हैं उसके लिए मैंने वैलिडेशन अटैच किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं पोस्ट करता हूँ इसको स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, कंट्रोलर का जो मेरा मेथड व्यू में मैंने एक पोस्ट ये दिया था। सो यहाँ पे जो मेरा कंट्रोलर का मेरा मेथड है वो क्या करता है, एक्शन रिजल्ट स्टूडेंट डिटेल्स स्टूडेंट मॉडल लेता है वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जब बाइंड किया है स्टूडेंट मॉडल बाइंड किया है। देन यहाँ पे ये मैंने सर्वर साइड वैलिडेशन ऐड की है, ठीक है। इफ नल डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट नेम, तो नेम रिक्वायर्ड करके वो देगा, और एज के लिए मैंने ऐड किया है 0 to 120, अगर
0 to 120 के बीच में नहीं है तो वो मैसेज रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैंने जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन टेक्स्ट बॉक्स में मैंने ऐड किए थे वैलिडेशन के साथ, वो एक है, और ये अलग से मैंने सर्वर साइड वैलिडेशन किया है। ठीक है, फॉर्म जब मेरा सबमिट होता है तब ये मेरा मेथड कॉल होगा स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म सबमिट होते समय वो जो मॉडल में वैल्यूज हैं जो मैंने ईमेल एड्रेस में एंटर किए, नेम में एंटर किए, वो वहाँ से मेरे को स्टूडेंट मॉडल में यहाँ पे मेरे को पास होगी। ठीक है, देन यहाँ पे सर्वर साइड मैंने वैलिडेशन किया है कि अगर नेम रिक्वायर्ड नहीं है और नेम अगर प्रॉपर नहीं है और एज अगर प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे जो व्यू मॉडल स्टेट करके इसकी प्रॉपर्टी होती है इज वैलिड। ठीक है, अगर कोई वैलिडेशन फेल हो रहा है तो वो इज वैलिड हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, अगर सारे वैलिडेशंस थ्रू हैं प्रॉपर हैं तो वो जो इज वैलिड प्रॉपर्टी है वो ट्रू रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो ऐड मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर किया है, जैसे एज के लिए किया या फिर नेम के लिए किया है, सो मॉडल स्टेट डॉट ऐड एरर जब मैं करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरी इज वैलिड करके जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इफ एंड एल्स ऐड किया है सिंपल कि मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड अगर ट्रू है इट मीन्स एवरीथिंग इज वैल्यू वॉट एवर एंटर्ड इज करेक्ट, देन मैं व्यू बैक डॉट नेम करके sm डॉट नेम लेता हूँ, ईमेल लेता हूँ, एज लेता हूँ और रिटर्न व्यू करता हूँ एक। ठीक है, अगर वो फॉल्स है मेरा इज वैलिड करके, सो व्यू बैक डॉट नेम नो डेटा या जो भी मेरे को यहाँ पे मैसेज अटैच करना है ये अटैच करके मैं व्यू रिटर्न करता हूँ। ठीक है, दोनों केस में मैं सेम व्यू रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन एक केस में प्रॉपर अगर है देन मैं रिटर्न कर रहा हूँ, दूसरे केस में मेरे व्यू बैग में मैंने दूसरी वैल्यूज अटैच की है, जो भी एरर मैसेजेस मेरे को देना है वो अटैच करके इस पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सो वैलिडेशन यहाँ पे आप दो वे में कर सकते हो, आइदर मॉडल प्रॉपर्टी पे ऐड करके, और अगर आपको सर्वर साइड पे चेक करना है तो सर्वर साइड पे भी चेक करो, लेकिन ये हमेशा प्रॉपर रहता है कि आप दोनों तरफ चेक करो, क्योंकि कई बार सर्वर साइड पे क्लाइंट साइड पे अगर स्क्रिप्ट मैंने फॉल्स करके रखी है तो कई बार वो वैलिडेशन प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। सो उस केस में आपका कंट्रोलर में जो आपका मेथड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए दोनों साइड चेक करो वैलिडेशन, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी। सर्वर साइड चेक करते समय मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड प्रॉपर्टी है वो चेक करो, अगर ट्रू है तो आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो करो, और अगर फॉल्स है देन आपको जो एरर मैसेज रिटर्न करना है बेस्ड ऑन वैलिडेशन जो फेल हो रहा है उस बेस पे आप वो रिटर्न कर सकते हो। ओके, नहीं, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है आपको। नहीं, अगर सब वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो गए प्रॉपरली तो वो प्रॉपर्टी अपने आप ट्रू रहती है। अगर वो फेल है कहीं वैलिडेशन देन वो प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर कर रहे हैं, तो जब मॉडल स्टेट में आप मॉडल एरर ऐड करते हो इट मीन्स वो वैलिडेशन कहीं फेल हो रहा है, सो वो प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है उस केस में। देन ये डिफरेंट अनोटेशंस है जो हम लोग ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज पे। वैलिडेट नेवर हम लोग ऐड करते हैं, मीन्स ये आपको कभी भी वैलिडेशन इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए नहीं करना है, उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आपको वैलिडेशन ऐड करना है तो वैलिडेट द प्रॉपर्टी एज क्रेडिट कार्ड फॉर्मेट, जो कार्ड नंबर हम लोग एंटर करते हैं उस केस के लिए। देन दो ऑब्जेक्ट, जैसे पासवर्ड हम लोग रीसेट करते हैं तो 2 बार हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं, सो 2 ऑब्जेक्ट अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए ये अनोटेशन हम लोग यूज करते हैं कंपेयर का। ईमेल एड्रेस के लिए हम लोगों ने जैसे अभी देखा वो ईमेल एड्रेस वैलिडेट करने के लिए। सेम फोन हो गया, कोई रेंज हो गया, स्पेसिफिक रेंज में अगर आपको डेटा एंटर करना है तो उसके लिए। देन रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे हम लोगों ने अभी ईमेल एड्रेस के लिए देखा, इसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड करते हैं। देन रिक्वायर्ड जो फील्ड आपकी कंपलसरी है उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड ऐड करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ
एक स्पेसिफिक रेंज के लिए, जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में किया 3 to 50 करके, सो वो हम लोग लेंथ के लिए ऐड करते हैं। देन कोई यूआरएल अगर आपको स्पेसिफाई करना है या इनपुट करना है तो उसके लिए वो यूआरएल फॉर्मेट में प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए हम लोग ये यूआरएल यूज करते हैं। सो ये डिफरेंट अनोटेशंस है, डिफरेंट वैलिडेशंस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग सिंगल या मल्टीपल जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज करते हैं। देन अब ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है आपका, राइट, HTTP। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आपको टेम्पररी डेटा स्टोर करना है या यूज करना है तो आप लोग कैसे कैसे करोगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हिडन फील्ड यूज करते हैं या तो मोस्टली क्वेरी स्ट्रिंग यूज करते हैं। ये दो चीजें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को हिडन फील्ड है, कुकीज में भी आप लोग स्टोर करते हो। देन आपका क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा, ये हम लोग को मालूम है। हिडन फील्ड में आप कैसे स्टोर करते हो, वो फील्ड आपका यूआई पे डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक वैल्यू उसमें अगर आपको स्टोर करनी है तो वो आप स्टोर करते हो। देन वो आपको आइदर क्वेरी स्ट्रिंग से पास करते हो या फिर मॉडल के किसी प्रॉपर्टी से आप पास करते हो, राइट, क्योंकि कंट्रोलर पे आपको वो हिडन फील्ड एक्सेसिबल नहीं होती है। सेम कुकीज में अगर हमको डेटा स्टोर करना है तो कुकीज में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। नॉर्मली जो टोकन वैल्यूज वगैरह होती है, JWT टोकन वगैरह की, वो हम लोग कुकीज में स्टोर करते हैं। या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हम लोग को 48 आवर्स या 24 आवर्स के लिए स्टोर करना होता है और आप फ्रिक्वेंटली वो वैल्यूज पुल कर रहे हो, तो वो वैल्यूज हम लोग मोस्टली कुकीज में डाल के रखते हैं। लेकिन कुकीज में वैल्यूज डालते समय ये ध्यान में रखना कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोग उसमें नहीं डाल रहे हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड नंबर या ईमेल आईडी या उसके डिटेल्स वगैरह उस टाइप में आप लोग नहीं डाल रहे हो। जो टेम्पररी स्टोरेज के लिए आपको चाहिए वही आप लोग यूज करो कुकीज वगैरह के लिए। हाँ, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डालेगा आपका डेटा। कुकीज आपको मालूम है ना क्या है। कुकीज में सिंपल हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं, न्यू कुकी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग को जो भी डेटा स्टोर करना है, इसमें एक ध्यान में रखना, जो भी डेटा हम लोग को एक्सेस करना है कुकी से या कहीं से, तो कंट्रोलर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर कॉन्टेक्स्ट होता है आपका, फिर देन HTTP कॉन्टेक्स्ट एंड देन जो आपका रिस्पॉन्स डॉट कुकीज करके। सो यहाँ से हम लोग कुकी इसमें ऐड करते हैं एंड देन कुकीज में से वैल्यू रिट्राइव करते समय हम लोग सिर्फ ये इंश्योर करते हैं वो कुकीज प्रेजेंट है या नहीं है। वो चेक करने के बाद हम लोग इसमें से कुकीज से वैल्यू रिट्राइव करते हैं। सो सिंपल वे है, जैसे हम लोग नॉर्मल कुकीज में डेटा स्टोर करते हैं वैसे इसमें कुकीज में आप डेटा स्टोर करते हो और रिट्राइव करते हो। क्वेरी स्ट्रिंग का भी आप लोगों को मालूम है। सिंपली क्वेरी स्ट्रिंग से क्वेश्चन मार्क के आगे हम लोग उसका टाइप मतलब नेम और वैल्यू पास करते हैं, और जो क्वेरी स्ट्रिंग से हम लोग को डेटा रिट्राइव करना है अकॉर्डिंगली क्वेरी स्ट्रिंग से हम लोग रिट्राइव करते हैं। कंट्रोलर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग करके उसको हम लोग सिंपल रिट्राइव करते हैं। हिडन फील्ड्स में भी हम लोग जैसे डेटा स्टोर करते हैं, नॉर्मल HTML कंट्रोल अगर ऐड करते हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है हिडन करके, वो हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो HTML डॉट हिडन करके करते हैं फॉर देन जो आपको उसमें वैल्यू स्टोर करनी है वो। जावा में हिडन फील्ड नहीं यूज किया आप लोगों ने? नहीं किया होगा, हर इसमें होता है हिडन फील्ड। सिंपल हिडन फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको कोई कंट्रोल है जो आपको व्यू पे डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं पे कुछ वैल्यू स्टोर करके रखनी है। अब आपका पेज रेंडर हो गया है, ठीक है, एक बार सर्वर से आपका डेटा पुल करके लाया, उसके बाद आपने पेज व्यू किया, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू है जो स्पेसिफिक स्टोर करके रखनी है लेकिन यूआई पे डिस्प्ले नहीं करना है या कहीं ऐसी जगह रखना है जो आपको जब जरूरत पड़े तब आप उसको पुल कर सको, तो वो उसके लिए हम लोग कई बार हिडन फील्ड यूज करते हैं। ओके, सो ये मोस्टली यूआई रिलेटेड अभी तक चीजें थी जो हम लोगों ने देखी कि कंट्रोल्स आप कैसे यूज करोगे, वैलिडेशंस कैसे यूज करोगे, एंड देन टेम्पररी अगर आपको डेटा पास करना है
कंट्रोलर टू व्यू, वो आप कैसे करोगे, और हिडन फील्ड्स में अगर डेटा रखना है क्वेरी स्ट्रिंग से या कुकी से आपको डेटा स्टोर करना है या पुल करना है तो आप कैसे करोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम जो आपके जावा में है वो भी यहीं पे यही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ ADO.NET, ठीक है। आप लोग जावा में जो डेटाबेस कनेक्ट करते हो, ठीक है, वो किससे करते हो, JDBC से करते हो, और क्या यूज करते हो? नहीं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करते हो, कमांड ऑब्जेक्ट आप लोग यूज करते होंगे कनेक्शन। हाँ, सो डेटाबेस कनेक्शन अगर आपको करना है तो क्या क्या ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो? कनेक्शन यूज करते हो, ठीक है। नहीं, सिंपल, एक एक स्टेप में जाओ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, राइट। कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हो। कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका बनने के बाद आप उसमें कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट। आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ आप कमांड ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद आप कनेक्शन ओपन करते हो, जो भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है वो आप एग्जीक्यूट करते हो। डेटा आपको जिसमें स्टोर करना है, डेटा टेबल या जो भी यूज़ करते हो आप, उसके लिए एग्जीक्यूट करके वो डेटा आप उसमें स्टोर करते हो, देन कमांड और कनेक्शन आप क्लोज करते हो, ठीक है। ये आर्किटेक्चर सेम है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है तो ऑलमोस्ट सेम स्टेप होती है, एक दो चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। नाउ जो आप लोग रिजल्ट्स आप डेटाबेस से पुल कर रहे हो, ठीक है, जो भी डेटा टेबल में आप पुल कर रहे हो उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? जो डेटा पुल कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो ओरेकल से आपने किया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, उसमें सपोज करो 10 रिकॉर्ड आए, तो आपने जो कनेक्शन ओपन किया, कमांड एग्जीक्यूट किया, उसमें जो आउटपुट आया वो आप किस में स्टोर कर रहे हो? रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या होता है? हाँ, बट किसका? कौन से ऑब्जेक्ट का? क्या रिप्रेजेंट करता है वो? जो आपने डेटाबेस से टेबल से डेटा पुल किया है, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में वो डेटा स्टोर करना है, राइट। जो कॉलम्स हैं या जो रो है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो जो रिजल्ट सेट आप लोग पुल करते हो वो आइदर आपका डेटा सेट है या डेटा टेबल है, ठीक है। मोस्टली डेटा टेबल होता है जिसमें आप स्टोर करते हो। सो ये जो डेटा टेबल है ये आपका जो डेटाबेस में आपका टेबल है, जहाँ से आपने या जो भी क्वेरी फायर की है उससे जो आउटपुट आ रहा है उस टेबल के करस्पॉन्डिंग को मैच करता हुआ होता है वो, राइट। ये आपको कहीं पे स्पेसिफाई नहीं करना होता, डायरेक्टली जो आपका रिटर्न आ रहा है वो आप रिजल्ट सेट या डेटा टेबल में असाइन करते हो, तो अकॉर्डिंगली उस टाइप का वो डेटा फॉर्मेट में आपको वो स्टोर करता है, ठीक है। सो ये जो हम लोग डेटा पुल करते हैं इसमें दो इसमें करते हैं, डेटा टेबल आइदर डेटा सेट। डेटा सेट में आपके डेटा टेबल्स होते हैं, मल्टीपल डेटा टेबल्स होते हैं, और बाय डिफॉल्ट जब हम डेटा सेट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये एक डिफॉल्ट डेटा टेबल ऐड करता है। आपको अगर मल्टीपल डेटा टेबल ऐड करना है तो मल्टीपल डेटा टेबल आप उस पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। डेटा सेट जो होता है वो नॉर्मली डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे बनता है, ठीक है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर मीन्स एक बार आपने डेटा टेबल में वैल्यू पुल कर ली, उसके बाद आपको डेटाबेस कनेक्शन कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस कनेक्शन अगर आपने क्लोज कर भी दिया तो सेम जो आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है टेबल का, उसी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे भी डेटा मिलता है, और यहाँ पे आप लिंक क्यू क्वेरी वगैरह यूज करके उसको रिक्वायर्ड कोई अगर फिल्टर करके आपको डेटा निकालना है तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग डेटाबेस कनेक्शंस एंड डेटा मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वो सारा ADO.NET के थ्रू करते हैं, ठीक है। सो ADO.NET स्टैंड फॉर ActiveX Data Object. It's a database access technology created by Microsoft as a part of .NET framework that can access any kind of data source. डेटा टेबल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसी भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो, आइदर MySQL, Oracle, SQL सर्वर, किसी के भी लिए,
It's a set of object-oriented classes that provides a rich set of data components to create high-performance, reliable, and scalable database applications for client-server application as well as distributed environments over the internet and intranets. In the ADO.NET model, unlike ADO, पहले जो हम लोग यूज करते थे ADO यूज करते थे, then provides data access technologies applications connect to data sources when they are reading or updating the data. After that the connection closes. This is important because the client server or distributed applications having connection resources open all the time. ADO.NET में हम लोग क्या करते थे, कोई अगर डेटा हम लोग को रीड करना है तो जब तक हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं तब तक आपका वो कनेक्शन ओपन रहता था. यहाँ पे ADO.NET में क्या होता है कि आपका एक बार डेटा सेट में या डेटा टेबल में डेटा आ गया, उसके बाद आपको कनेक्शन ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है. जो हम लोग के फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस है या मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर रहे हैं ऐसे एप्लीकेशन में, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए डेटाबेस कनेक्शन ओपन करके रखते हो तो वो पूल के मैक्सिमम कनेक्शन अगर वो यूज़ कर चुका है देन वो थोड़ा इशू आता है. आपको इधर पूल कनेक्शन इंक्रीज करने पड़ते हैं या फिर आपको कहीं ना कुछ मैनेज करना पड़ता है. सो ADO.NET में डेटा सेट डेटा टेबल यूज़ करके हम लोगों को ये बहुत इजी हो जाता है कि हम लोगों को डेटाबेस कनेक्शन ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ADO.NET uses SQL queries and stored procedure to read and write, update or delete data from the data source. You can use SQL queries through ADO.NET command object which returns data in the form of data reader or data set objects. ठीक है, सो एक डेटा रीडर है, दूसरा है डेटा सेट. ठीक है, डेटा रीडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, नॉर्मली सिर्फ हमको डेटा अगर रीड करना है तो उसके लिए डेटा रीडर यूज़ करते हैं. After that connection closes, you can use dataset objects to work with the data and connect to the data source again when you need to update the source. So एक बार डेटा रीडर से आपने डेटा पुल किया, डेटा सेट में आपका डेटा आ गया, कनेक्शन क्लोज कर दिया, देन आपको उसमें जो भी फिल्टर करना है, अपडेट करना है, वो अपडेट करके वापस आप डेटाबेस में अगर अपडेट करना है तो आप कर सकते हो. XML प्लेज अ मेजर, एक बात और ध्यान रखना, ये जो डेटा सेट और डेटा टेबल है ये इसमें XML का बहुत अच्छा सपोर्ट है. सो ये आपको इजीली सीरियलाइज भी करते बनता है. XML plays a major role in ADO.NET. The ADO.NET model utilizes XML to store the data in cache and transfer among the applications. Now data set अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, डेटाबेस से आपने सपोज करो 1000 रिकॉर्ड्स पुल किए, वो ऑब्जेक्ट अगर आपको सेंड करना है तो XML में आप इसको सीरियलाइज करके इजीली आप सेंड कर सकते हो. It uses XML schemas to store and transfer the data among the applications. You can even use this XML file from other applications without interacting with the actual data set. ये जो data set है इसको आप XML में कन्वर्ट कर सकते हो. तो डेटा सेट में जो आपकी वैल्यूज है वो आपको एक XML फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाउ ये जो हम लोग डेटा टेबल टू XML कर रहे हैं, ठीक है, डेटा टेबल से मैंने एक XML जनरेट किया, वो फाइल मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ इजीली. अब मेरे को अगर वाइस वर्सा करना है कि कोई डेटा टेबल मेरे को अगर XML फाइल से लोड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ. सो यहाँ से अगर सपोज मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है तो मैंने उसका XML एक्सट्रैक्ट किया, डेटा ट्रांसफर किया, देन वहाँ पे जो मेरे को XML मिला उससे वापस मैंने डेटा टेबल जनरेट कर दिया. डेटा टेबल में मैं डायरेक्टली XML लोड कर सकता हूँ एंड देन आई कैन जनरेट दैट डेटा टेबल अगेन. You can transfer data with a many protocols such as HTTP because the XML is a text-based nature, and the data resources can be SQL Server, Oracle, MySQL, XML, etc. यहाँ पे जैसे XML एज ए डेटाबेस भी आप लोग यूज़ कर सकते हो. अगर कोई फाइल में अगर आपका डेटाबेस में अगर आपको स्टोर नहीं करना है, टेक्स्ट फाइल्स में स्टोर करना है, तो आप XML फॉर्मेट में भी आप स्टोर कर सकते हो. सो ये फाइल बेस्ड भी एक तरह से सपोर्ट करता है अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो, बट नॉर्मली वो यूज नहीं करते हैं. ADO.NET consists of set of classes that can be used to connect, retrieve, insert, update and delete data, that is performing CRUD operations. So normal हम लोग करते हैं from data sources. ADO.NET mainly uses system.data.dll and system.xml DLL. ठीक है, डेटा जो हम लोग डेटा सेट वगैरह यूज़ करते हैं वो आपका सिस्टम डॉट डेटा
में आता है। अगर कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाओ तो देखना सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस बेसिकली वो नॉर्मली इंक्लूड करता ही है। नाउ डिफरेंट ADA.NET के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है और उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। नॉर्मल जैसे डेटाबेस कनेक्शन के हम लोग करते हैं वही सारी चीजें हैं। सो कंपोनेंट्स आर डिजाइन फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफर, डेटा एक्सेस, कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडाप्टर, डेटा सेट। ठीक है, ये डेटा रीडर आप लोगों को मालूम है, डेटा अडाप्टर मालूम है क्यों यूज करते हैं? ओके, सो डेटा सेट एंड डेटा व्यू। ठीक है, ADA.NET has two main components that are used for accessing and manipulating data. Those are data provider and data set. ये एक एक component देखते हैं हम लोग क्या क्या है। The data provider components are specifically designed to work with different kinds of data sources. For example, ODBC provides work with ODBC data sources. OLEDB data provider work with OLEDB data sources. जब हम लोग SQL या Oracle आपने को नहीं यूज किया होगा तो Oracle data provider यूज किया होगा, राइट। सो ओरेकल डेटा प्रोवाइडर आपका क्या करता है, स्पेसिफिक ओरेकल से कनेक्ट करने के लिए आपको काम आता है। एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर आपका क्या करेगा, जो एसक्यूएल सर्वर से आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। हर टाइप के डेटाबेस के लिए अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं, उसके साथ हम लोग वो यूज करते हैं। आप लोगों ने ओडीबीसी यूज किया है, ओएलडीबी यूज किया है? ओडीबीसी यूज किया है। हाँ, वो जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर आप लोगों का होता है, उसके साथ आप लोग करते हैं। ओके, a data provider is a set of components such as connection, command, data adapter and data reader. The connection is the first component that talks to data source to establish the connection between your code and the database. The connection object establishes connection to the data source and works as a connection reference in command and data adapter objects. The command object executes the SQL query and stored procedures to read, add, update और delete data। ठीक है, जो हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करते हैं उसके बाद आइदर हम लोग उसमें टाइप देते हैं, इसका टेक्स्ट होता है या स्टोर्ड प्रोसीजर होता है। अगर टेक्स्ट है आपका तो उसमें आप लोग क्वेरी स्पेसिफाई करते हो कि सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है, जो भी है। अगर स्टोर्ड प्रोसीजर है तो वो स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम देते हैं और जो इनपुट पैरामीटर्स या आउटपुट पैरामीटर्स वो लेता है अकॉर्डिंगली वो हम लोग इसमें स्पेसिफाई करते हैं। सो बेस्ड ऑन योर टाइप आइदर यू हैव टू स्पेसिफाई द क्वेरी, और अगर स्टोर्ड प्रोसीजर है तो उसका नाम एंड इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स। अ डेटा अडाप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन अ डेटा सेट एंड अ कनेक्शन। Okay, it uses command object to execute SQL queries and stored procedure. All data providers share the ADA.NET common components. These components represent the data. Some of the common components are data set, data view and data view manager. ओके, डेटा सेट में जो आपका डेटा है वो उसी फॉर्म में आता है जिस फॉर्म में आपका डेटाबेस में है। ठीक है, जो क्वेरी से आप डेटाबेस में अगर एग्जीक्यूट करते हो तो जो फॉर्मेट में आपका डेटा आता है वही फॉर्मेट आपका डेटा सेट में या डेटा टेबल में आता है। ठीक है, सो अभी इसका व्यू कैसा है, जैसा आपका डेटा टेबल में है, लेकिन अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है, आपको अलग तरीके से अगर इसको व्यू करना है तो आप डेटा व्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम लोग व्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, the data set uses XMLs to store and transfer data between the applications and data provider. Data set is a set of data table objects. ठीक है, जैसे मैंने बताया डेटा सेट का ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट डेटा टेबल वो ऐड करके देता है, बट मल्टीपल अगर हम लोग को उसमें डेटा टेबल ऐड करने हैं तो मल्टीपल डेटा टेबल्स उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अ डेटा टेबल रिप्रेजेंट्स अ डेटाबेस टेबल। ठीक है, सो जैसे आपका डेटाबेस में टेबल है वैसे ही सेम आपका डेटा टेबल में भी आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है। द डेटा व्यू एंड डेटा व्यू मैनेजर ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड सिंगल और मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा सेट। यू कैन अटैच अ डेटा व्यू और अ व्यू मैनेजर डायरेक्टली टू डेटा बाउंड कंट्रोल्स सच एज डेटा ग्रिड और डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा ग्रिड हम लोग यूज करते हैं डेटा
अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो, या फिर हम लोग डेटा लिस्ट यूज़ करते हैं अगर लिस्ट फॉर्मेट में हम लोग को यूआई में डेटा डिस्प्ले करना है तो। सो जो डेटा ग्रिड में हम लोग बाइंड करते हैं डेटा, वो डायरेक्टली डेटा टेबल से बाइंड कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई कलेक्शन ऑब्जेक्ट है तो उसके थ्रू आप बाइंड कर सकते हो। सो ये जो डेटा व्यू हम लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली ग्रिड या फिर डेटा लिस्ट। ग्रिड कंट्रोल आप लोगों को मालूम है ना, यूआई पे टेबल अगर डिस्प्ले करना है तो कैसे करते हो। उसके लिए जो हम लोग बाइंड करते हैं वो डेटा व्यू के साथ बाइंड करते हैं, या फिर लिस्ट व्यू में हम लोग डेटा डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग जब बाइंड करते हैं वो डेटा व्यू के साथ बाइंड करते हैं। इट्स अ डेटा सेट का ही व्यू रहता है वो। लेकिन कई बार होता है कि हमारे पास जो डेटाबेस से कॉलम्स आ रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, हमको डेटा ग्रिड पे वो डिफरेंट सीक्वेंस में डिस्प्ले करने होते हैं। सो उस केस में हम लोग उसका सिर्फ व्यू चेंज करते हैं एंड देन उसको बाइंड करते हैं। ग्रिड वाला डेटा ग्रिड, डेटा ग्रिड में कैसा है, अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए डेटा ग्रिड कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, वो जो डेटा ग्रिड में हम लोग डेटा टेबल बाइंड करते हैं तो वो डेटा टेबल का व्यू बाइंड करते हैं। अगर डेटाबेस से जो डेटा टेबल आपका आ रहा है सेम इसमें अगर आपको ग्रिड में डिस्प्ले करना है तो वैसे ही अपन उसको बाइंड करते सेम व्यू के साथ ऐड करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि डेटा टेबल से आपके मल्टीपल कॉलम आ रहे होते हैं और आपको यहाँ पे आईडी या ऐसा कोई प्राइमरी की काइंड ऑफ कॉलम होता है जो आपको हाइड करना होता है। तो उस केस में हम लोग उसका सिर्फ व्यू चेंज करते हैं कि उसमें सिर्फ ये 4 कॉलम्स हम लोग को डिस्प्ले करना है। ग्रिड में जो कॉलम आप बाइंड करोगे वो सिर्फ 4 बाइंड करोगे एंड देन आप उसका वो डिस्प्ले करते हो। सो इसके लिए जो यूज करते हैं डेटा टेबल डॉट व्यू करके उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो यूज करते हैं हम लोग। तो ये जो डेटा व्यू है वो उसके लिए यूज होता है। है थर्ड पार्टी कंट्रोल्स है, सो नोगेट पैकेज मैनेजर करके है। आप इसमें देखना विजुअल स्टूडियो में पैकेज नोगेट मैनेज नोगेट पैकेज करके एक ये आता है, आपके टूल्स में शायद है या प्रोजेक्ट्स में होगा। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरे पैकेज की वो लिस्ट देता है, उसमें से आपको जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। कुछ उसके वो पेड रहते हैं, कुछ फ्री रहते हैं, मैक्सिमम फ्री हैं, लेकिन उसका वो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह रहता है, पब्लिक लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह, उस हिसाब से वो एक बार स्टडी करके आप उसमें अटैच कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें जो यूज़ करते हैं वो नोगेट पैकेज मैनेजर के साथ ही यूज़ करते हैं। सो ये ADO.NET का आर्किटेक्चर है। सिस्टम में हम लोग जब ADO.NET यूज़ करते हैं तो किस टाइप से होता है वो, ठीक है। ये फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर के ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं वो, सबसे पहले आपका आता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हम लोग ओपन करते हैं, देन आपका आता है कमांड ऑब्जेक्ट आता है जो हम लोग पैरामीटर्स के साथ यूज़ करते हैं, एंड देन आपका डेटा रीडर आता है जो डेटाबेस से डेटा रीड करता है आपका। देन डेटा अडाप्टर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो कमांड हम लोग अपडेट एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया या डिलीट हो गया, जो मोस्टली CRUD ऑपरेशंस के हम लोग यूज़ करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट्स आपके जैसे डेटा सेट का अगर हो गया तो डेटा सेट में आपका क्या रहता है, डेटा टेबल रहता है, ठीक है। यू कैन से अ डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स। देन डेटा टेबल में आपका क्या रहता है, किसी टेबल में क्या रहेगा, आपका रो का कलेक्शन रहेगा, कॉलम का कलेक्शन रहेगा, ठीक है। और ये जो डेटा टेबल हम लोग यूज़ करते हैं वो उसमें जैसे डेटाबेस में आप प्राइमरी की और फॉरेन की यूज़ करते हो, वैसे ही ये डेटा टेबल में आप प्राइमरी की फॉरेन की अटैच कर सकते हो। सो इट्स अ सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर SQL टेबल। जैसे वहाँ पे आप प्राइमरी की अटैच करते हो, यहाँ पे भी आप प्राइमरी की फॉरेन की ऑब्जेक्ट, आप 2 अगर डेटा टेबल है उनको अगर आपको कनेक्ट करना है, जब आप डेटाबेस से डेटा पुल करते हो तो सिर्फ आपको वो डेटा ला के देता है, राइट। उसमें आपको ये पता नहीं चलता है कि ये प्राइमरी की है या फॉरेन की है। ये हम लोग को सिर्फ डेटा देख के पता चलता है कि ठीक है ये हमारा प्राइमरी की का कॉलम है। लेकिन डेटा टेबल में जब आपका डेटा आता है तो उस पर अगर आपको जैसे डेटाबेस में की अटैच करते हैं वैसे इसमें अगर अटैच करना है तो अटैच कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि कई बार हम लोग को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए वो यूज़ करना पड़ता है, प्राइमरी की फॉरेन की 2 टेबल ज्वाइन करके हम लोग जब डेटा लेके आते हैं तो उस केस में ये, या 2 डिफरेंट डेटा टेबल्स में आपके 2 डिफरेंट टेबल है, एक मास्टर टेबल है आपका, एक आपका चाइल्ड टेबल या डिटेल्स टेबल है, तो
तो उसमें रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए ये बहुत काम आता है। सो ये नॉर्मल सिंपल आर्किटेक्चर है। आपका डेटा सेट आपका कैसा रहता है और डेटा टेबल हम लोग जो यूज़ करते हैं या कनेक्शन कमांड ऑब्जेक्ट जो यूज़ करते हैं उसका व्यू कैसे रहता है। नाउ डेटा सेट, जैसे मैंने हम लोग बोला कि डेटा सेट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर आपका क्या है कि एक बार डेटा सेट में आपका डेटा पुल हो गया तो आपको डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन आपको सेम फॉर्मेट में डेटा आ गया, जो क्वेरीज आप एसक्यूएल में यूज़ करते हो, डेटाबेस साइड में यूज़ करते हो, सेम क्वेरीज आप लिंक क्वेरी यूज़ करके यहाँ पे डेटा टेबल का डेटा आप फिल्टर कर सकते हो। So now advantages of ADO.NET as a single object oriented API. The ADO.NET provides a single object oriented set of classes. There are different data providers to work with different data sources. और जो डेटा सेट या डेटा टेबल में लोग डेटा लेते हैं वो किसी भी डेटाबेस से आप यूज़ करके ले सकते हो, आइदर एसक्यूएल सर्वर, MS SQL, MySQL या Oracle, कोई भी डेटाबेस यूज़ करके हम लोग इसमें डेटा टेबल में आप डेटा पुल कर सकते हो। But the programming model for all these data providers to work with the same way, if you know how to work with the one data provider, you can easily work with others. So अगर आपको OLDB या ODBC कोई भी एक डेटा प्रोवाइडर या SQL डेटा प्रोवाइडर हो गया, Oracle डेटा प्रोवाइडर हो गया, सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही कि आपका प्रोवाइडर डिफरेंट है क्योंकि आपका डेटाबेस डिफरेंट है। The ADO.NET classes are easy to use and to understand because their object-oriented nature. You can use more than one data provider to access single data. For example, you can use ODBC or OLDB data providers to access Microsoft Access database. Microsoft Access normally OLDB support करता है, so either आप OLDB यूज़ करो या फिर ODBC यूज़ करो, दोनों से आप डेटा पुल कर सकते हो। हाँ, बशर्ते कि उसने सपोर्ट करना चाहिए। जो आपका एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर है वो एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर को ही सपोर्ट करता है, ओरेकल यूज़ करके आप उसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जिसको ओडीबीसी और ओएलडीबी दोनों सपोर्ट करते हैं उस केस में आप आइदर ओडीबीसी और ओएलडीबी आप पुल कर सकते हो। देन मैनेज्ड कोड, जो भी डॉटनेट में हम लोग डेटा यूज़ करते हैं या डॉटनेट में जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, मोस्टली ऑल दोज आर मैनेज्ड कोड, राइट, क्योंकि फ्रेमवर्क उसके लिए आपको बैकग्राउंड में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो दिस ADO.NET इज ऑल्सो कम्स अंडर द मैनेज्ड कोड। अगर आपको डेटा सेट डिस्ट्रॉय करना है तो उसको डेटा सेट इक्वल टू नल आप कर दो तो वो गार्बेज कलेक्ट आप इजीली कर सकते हो। Then deployment in real life, writing database application using ODBC, DAO and other previous technologies are deploying on client machine। पहले आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो अगर डेटाबेस और कनेक्शंस हम लोग को डिप्लॉय करने होते थे तो हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड करते थे सिस्टम में जाके, OLDB या ODBC जब हम लोग यूज़ करते थे तो वहाँ पे वो कनेक्शन स्ट्रिंग स्टैब्लिश करते थे और देन हम लोग सप्लाई करते थे, वो कनेक्शन यूज़ करके डेटा कनेक्ट करते थे। लेकिन अभी कैसा है, जो एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हम लोग का क्या रहता है, आपके कन्फिग फाइल में आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग रहती है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करके हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा पुल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक ऐसा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका डेटाबेस अगर चेंज हुआ है या डेटाबेस का लोकेशन अगर चेंज हुआ है तो सिर्फ आपको वेब कन्फिग में एक चेंज करना होता है और अकॉर्डिंगली सब जगह आपका वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है। सो डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये जो हम लोग ADO.NET यूज़ करते हैं वो बहुत ईजी है, क्योंकि जो .NET रन टाइम हम लोग सर्वर्स पे डिप्लॉय इंस्टॉल करते हैं उसमें भी ये ADO.NET के कंपोनेंट्स ऑलरेडी होते हैं। सो जो भी आप लोग फ्रेमवर्क में या C# में आप जो भी डेटाबेस कनेक्शन या ये ADO.NET यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्टली वहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। देन इसका जैसे मैंने बताया कि इसका XML सपोर्ट है। कोई भी डेटा सेट है उसको अगर आपने XML में कन्वर्ट किया है तो आपको लार्ज डेटा भी अगर है तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ईजिली आप उसको सीरियलाइज करके ट्रांसफ़र कर सकते हो ओवर द वेब, और वापस अगर आपको वो XML से डेटा टेबल या डेटा सेट जनरेट करना है तो डायरेक्टली आप उससे वो डेटा सेट या डेटा टेबल से उसको लोड कर सकते हो।
देन विजुअल डेटा कंपोनेंट्स मतलब जो हम लोग कंट्रोल्स ऐड करते हैं उसमें हम लोग को डेटा टेबल, डेटा सेट, वो कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स या विंडोज फॉर्म में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, बटन ऐड करते हैं, वैसे ही वहाँ पे दिखना कंट्रोल्स होते हैं डेटा टेबल, डेटा सेट के। सो वो कंट्रोल अगर आपने सपोज करो डेटा टेबल या डेटा सेट फॉर्म में अटैच किया तो वो डायरेक्टली आप उसमें यूज़ कर सकते हो। आइदर आप उसका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करो, या फिर डिज़ाइन टाइम में अगर आपने उसको ऐड किया है तो डिज़ाइन टाइम पे जो आपने उसमें ऐड किया है वो ऐड करके आप यूज़ कर सकते हो। Then performance and scalability. Performance and scalability are two major factors when developing web-based application and services. Transferring data one source to another is costly affair over the internet because the connection bandwidth limitations and rapidly increasing traffic. Using disconnected cached data in XML takes care of both these problems. ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, लार्ज डेटा के लिए हम लोग जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली एक्सएमएल ही यूज करते हैं सीरियलाइज करके, या जेसन फॉर्मेट में करते हैं। तो एक्सएमएल अगर आपने सीरियलाइज किया, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। वापस उसको डी सीरियलाइज करके आप एक्सएमएल जनरेट करो और जहाँ आपको यूज करना है वहाँ उसको डेटा टेबल पे लोड करो एंड यू कैन यूज इट ओवर द इंटरनेट। आपको पूरा का पूरा बंच ऑफ डेटा सेट या डेटा टेबल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मेट चेंज करके आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं, अगर आप डेटा सेट से एक्सएमएल जनरेट करो तो वो पूरा रोज, कॉलम्स और पूरा स्कीमा के साथ जनरेट करता है, और वापस जब आप उसको वही एक्सएमएल अगर लोड करोगे ना तो आपको सेम डेटा सेट वो जनरेट करके देता है। जहाँ पे अगर कोई टेबल में सपोज करो कोई कॉलम पे वैल्यू नहीं है तो वो भी वो नल या डिफॉल्ट जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली वो जनरेट करके एक्सएमएल, और वो एक्सएमएल जब आप लोड करोगे तो सेम फॉर्मेट में उसी प्रॉपर्टीज के साथ वो जनरेट करता है। यस, प्रॉपर वे में आपको मिलता है वो। हाँ बराबर है। हाँ, क्योंकि जेसन फॉर्मेट का कैसा है कि वो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उसको सीरियलाइज करो आपके रीडेबल ऑब्जेक्ट में या किसी इसमें ट्रांसफर करो उसको, देन वो इजीली आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं समझा क्या? जेसन आपका स्ट्रिंग में ही है पूरा, जो ऑब्जेक्ट आपका था वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही होता है ना। जेसन ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सपोज करो एक क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई या फिर कोई लिस्ट है स्टूडेंट की, जैसे हम लोग के पास लिस्ट है, वो आपको ट्रांसफर करना है तो उसको क्या करो, आप सीरियलाइज करोगे जेसन में, उसको ट्रांसफर करोगे, या जब उसको वापस आपको वो लिस्ट रिट्राइव करना है तो वो जेसन जो आपका उसको आप डी सीरियलाइज करोगे, ठीक है, उसको टाइप कास्ट करोगे आपके स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में या लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें, एंड देन ये लिस्ट ऑब्जेक्ट जो आपका वापस से रिट्राइव हुआ है आप उसको यूज करोगे। सो ये सीरियलाइज और डी सीरियलाइज करके हम लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं। Connections and disconnected data. With ADO.NET we can use a few connections as possible and have more disconnected data. ठीक है, both the ADO and ADO.NET models support disconnected data, but ADO's record set object wasn't actually designed to work with disconnected data, so there are performance problems with that. However, the ADO.NET data set typically designed to work with disconnected data. जैसे मैंने आपको बताया disconnected data approach, वो data set के साथ हम लोग यूज करते हैं, and can treat as a data set as a local copy of the database. In ADO.NET you store the data in data set and close the make final changes to the data source. The ADO model is not flexible enough to XML users. ADO uses OLEDB perspective provider to support XML. So data set जो हम लोग यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डिस्कनेक्टेड डेटा अप्रोच ही यूज करता है। आपको कंटिन्यूसली डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो आपका डेटाबेस में आपका व्यू है सेम व्यू में आपको यहाँ पे डेटा मिलता है।
देन डेटा रीडर और डेटा सेट, ठीक है। डेटा रीडर जो आपका होता है वो डेटा रीड करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वी आर डन हम लोग कनेक्शन क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन वही डेटा सेट में अगर आपको डेटा रीड करना है तो एक बार आपका डेटा सेट में डेटा लोड होने के बाद आप उसको फॉर ईच लूप में इजीली रीड कर सकते हो। So ADO.NET data reader is used to retrieve read only, cannot update data back to data set, ठीक है। एंड फॉरवर्ड ओनली, ये रिवर्स आप इसमें नहीं जा सकते, फॉरवर्ड ओनली कर्सर इसमें यूज होता है। Cannot read backward random data from the database. You create a data reader by calling command.execute_reader and after creating an instance of command object. So data reader हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमको सिर्फ रीड ओनली करना हो और फॉरवर्ड ओनली कर्सर के साथ हम लोग को यूज करना हो। लेकिन डेटा सेट का कैसा है, आपका डेटा पूरा डेटा सेट में आ गया, तब उसको जिस डायरेक्शन में चाहिए आपको उस डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हो। Then link you to dataset. Link you to dataset API provides queries capabilities on a catch dataset object using link to queries. The link to queries जैसे हम लोग लिस्ट पे हम लोगों ने लिंक टू क्वेरीज यूज की थी, राइट। सेम वे में हम लोग ये डेटा टेबल डेटा सेट पे भी लिंक टू क्वेरीज यूज करके वो जो कलेक्शन है उसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सेट और डेटा टेबल का कलेक्शन ऑफ डेटा है आपका, ठीक है, राइट, रोज एंड कॉलम्स। सो बेस्ड ऑन दैट आप उस पर लिंक टू क्वेरीज फायर कर सकते हो। देन लिंक यू टू एसक्यूएल। लिंक यू टू एसक्यूएल एपीआई प्रोवाइड्स क्वेरीज अगेन relational databases without using a middle layer database library. लिंक यू टू एसक्यूएल भी एक अप्रोच होता है जो हम लोग यूज करते हैं। लिंक यू क्वेरीज से डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस में जो भी हम लोग को डेटा रिट्राइव करना है या डेटा पुल करना है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज एक ये है, अगर बिग एप्लीकेशंस के हिसाब से अगर आप देखो कि जो मेंटेनेबल एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, राइट, इजी टू मेंटेनेंस और लेस कुछ अगर चेंज करना है तो सिर्फ एक जगह पे आपको चेंज करना पड़े। नाउ जो लिंक यू क्वेरीज से हम लोग जो कनेक्ट करते हैं डेटाबेस, उसमें क्या होता है, लिंक यू क्वेरीज आपकी कोड में होती हैं। सो अगर आपको कोई क्वेरी अगर चेंज करनी है तो आपको कोड चेंज करना पड़ता है एंड देन आपको वो डिप्लॉय करना होता है। सो आपको जो भी अगर एक क्वेरी भी चेंज करनी है तो उसके लिए आपको वापस डाउन टाइम चाहिए, आपको कोड डिप्लॉय करना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेटा टेबल के साथ उसको यूज करते हो और स्टोर्ड प्रोसीजर अगर यूज करते हो, सो अगर कोई क्वेरी आपको चेंज करनी है तो आपको सिर्फ स्टोर्ड प्रोसीजर में चेंज करना है। सो उस केस में आपको आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको डेटाबेस में चेंज करना पड़ता है। सो ये अप्रोच से अगर हम लोग देखें मेंटेनेंस और इजी टू चेंज के हिसाब से, तो लिंक यू क्वेरीज को नॉर्मली अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको उसमें पूरा डिप्लॉयमेंट साइकिल की जरूरत पड़ती है। इसलिए स्टोर्ड प्रोसीजर ज़्यादा यूज करते हैं कि कुछ अगर चेंज हुआ जो सिर्फ स्टोर्ड प्रोसीजर से आप मैनेज कर सकते हो तो यू कैन जस्ट मेक द चेंज इन स्टोर्ड प्रोसीजर, आपको कहीं कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। Then ADO.NET Entity Framework. The ADO.NET Entity Framework is designed to enable developers to create data access applications. ये Entity Framework यूज करके नॉर्मली हम लोगों को डिजाइन टाइम में आपका जो भी डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर टेबल्स वगैरह है वो सारे आपको Entity Framework के थ्रू कोड में एक्सेसिबल होते हैं। और यहाँ से हम लोगों को कुछ अगर चेंज करना है और वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना है तो वो डेटाबेस में पुश कर सकते हैं, या डेटाबेस से कोई आपने चेंज किया है और यहाँ पे अगर आपको रिफ्रेश करके उसको यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बेसिकली जो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं वो CRUD ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। ये इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह जो हम लोग के ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। Model instead of programming directly against the relational storage schema, the goal is to decrease the amount of code and maintenance required the data oriented application. यहाँ से आपको डायरेक्टली CRUD operations एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो स्पेसिफिक हर इसके लिए आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा कोड इसमें लेस हो जाता है आपका। देन आपका आता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। The connection object is the first component of the ADO.NET. You should be looking the connection sets a link between data source and ADO.NET.
अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट सिट्स बिटवीन द डेटा सोर्स एंड द डेटा अडाप्टर, ठीक है। कनेक्ट डेटाबेस यूज करने के लिए हमको सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना रहता है, and data source and data adapter via command. You need to define a data provider and data source when you create a connection object बनाते समय हम provider और connection string को object देते हैं, ठीक है। तीन उसके ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको कनेक्शन ओपन करते हैं। With these two, you can also specify the user ID and password depending on the type of the data source. Normally जो user ID password हम लोग देते हैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग में देते हैं। कोड में यूजर ID पासवर्ड देना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर पासवर्ड चेंज हुआ तो वापस आपको यहाँ पे सब जगह उसको वो चेंज रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। A connection can also be connected to a command object to execute SQL queries, which can be used to retrieve, add, update and delete data to a data source. The connection object also plays a useful role in creating transactions भी यूज किए ना आप लोगों ने, SQL transactions रोल बैक करते हो या कमिट करते हो बेस्ड ऑन आउटपुट। Transactions are stored in transaction objects, and transaction classes have all those nice features for dealing with the transactions such as commit and rollback. Normally जो डेटा आपका इंसर्ट या अपडेट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो ट्रांजैक्शन हम लोग कमिट करते हैं, नहीं तो उसको रोल बैक करते हैं। सो सेम ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आइदर आप जहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो वहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट यूज करो, या फिर जो स्टोर प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो वहाँ पे आप यूज करो। Then command object, the command object can execute SQL queries and stored procedure। जो हम लोग को एग्जीक्यूट करना है या स्टोर्ड प्रोसीजर है क्वेरी, बेस्ड ऑन उसका टाइप और उसका नेम या SQL क्वेरी हम लोग उसमें स्पेसिफाई करते हैं। यू कैन एग्जीक्यूट SQL queries to return data in the data set or data reader object to retrieve, add, update and delete. You can use select, insert, update, delete queries or data adapter generated using the Visual Studio.NET integrated development environment. Okay. The command builder हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हम लोग को क्वेरी बिल्ड करनी होती है, ठीक है। The SQL select command is a fairly easy to construct even if you don't know the SQL select command query builder will okay। ये कुछ सकता है, ये नहीं है। Data adapter, the data adapter objects serve as a conduit between the data source and the data set, ठीक है। Data adapter works about the data set and it works to how to populate it, and adapter also knows about the connection to the data source। Data adapter डॉट लोड करके हम लोग डेटा सेट में डेटा लोड करते हैं, ठीक है। आपका जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, आपने कमांड स्पेसिफाई किया, देन आपका जो डेटा अडाप्टर है उसके थ्रू हम लोग डेटा रीडर या डेटा सेट जो भी हम लोग को लोड करना है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको लोड करते हैं। देन डेटा सेट ऑब्जेक्ट, ये आपको बताया मैंने डिस्कनेक्टेड अप्रोच पे होता है। सेम जैसा आपका SQL में आपका टेबल फॉर्मेट है या डेटा का फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट में आपका डेटा सेट में या डेटा टेबल में आपका डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग। इसमें सिंपल जैसे आपके डेटाबेस में डेटा रो और कॉलम्स रहते हैं, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन रहता है इसका। डेटा सेट्स इन डेटा व्यूज, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि डेटा ग्रिड या डेटा लिस्ट में हम लोग को डेटा लोड करना है, तो उसके लिए हम लोग ये डिफरेंट डेटा व्यूज लोड करते हैं, ठीक है। कोई सपोज करो 3 टेबल से हम लोगों ने डेटा लोड किया है, 3 एक ही डेटा सेट में, बट इन 3 डिफरेंट डेटा टेबल्स। तो उसके लिए अगर हम लोग को अलग अलग व्यू यूज करना है तो हम लोग अलग अलग व्यू उसमें यूज करते हैं। एक को मेरे को डेटा लिस्ट से बाइंड करना है, एक को डेटा ग्रिड से बाइंड करना है, या फिर एक का डेटा मेरे को सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो अकॉर्डिंगली वो हम लोग यूज करते हैं। ये कोई भी हम लोग ADO.NET जो यूज करते हैं वो कौन से प्रोवाइडर के साथ कौन सा हम लोग यूज करते हैं उसका जस्ट है सिंपल है। डेटा.SQL क्लाइंट हम लोग SQL सर्वर के लिए यूज करते हैं,
ओरेकल क्लाइंट हम लोग ओरेकल के लिए यूज़ करते हैं, ओएलडीबी डेटा प्रोवाइडर के लिए, और ओडीबीसी आपका ओडीबीसी के लिए यूज़ है। लेकिन ये जो भी एडीओ डॉट नेट के ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं या टाइप यूज़ करते हैं, वो सारा जो हम लोग यूज़ करते हैं सबके लिए एक चीज़ कॉमन है, जो आपका कनेक्शन होता है वो कमांड डेटा रीडर, डेटा अडाप्टर, डेटा सेट। सो कोई भी आप अगर आप डेटा टेबल या डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए जो आप लोग सिर्फ ये टाइप अलग यूज़ करोगे, आइदर एसक्यूएल क्लाइंट करोगे या ओरेकल क्लाइंट करोगे, बट सेम वे जब आप इसको कनेक्ट करोगे तब आपको जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ करोगे, कमांड ऑब्जेक्ट या डेटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट, डेटा सेट या डेटा टेबल का, वो सारा सेम वे में करोगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका प्रोवाइडर चेंज हो रहा है। ओके नहीं, कमांड भी ऑब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो करेक्शन स्ट्रिंग के साथ और उसका टाइप आप बनाते हो वो अलग बनाते हो। एसक्यूएल के लिए जो आप कमांड बनाओगे वो एसक्यूएल क्लाइंट के लिए के साथ बनाओगे, ओरेकल के लिए जो आप कमांड बनाओगे वो ओरेकल क्लाइंट के साथ बनाओगे, लेकिन कमांड जो है आपका वो सेम है, वो वर्क वैसे ही करेगा जैसे आपका एसक्यूएल के लिए करता है, वैसे ही आपका वो ओरेकल के लिए भी करेगा। ऑब्जेक्ट बनाते समय सिर्फ वो चेंज है कि किसके साथ आप बना रहे हो। हाँ हाँ, वो क्वेरी आपका डेटाबेस के हिसाब से वो चेंज होगा, ठीक है। एसक्यूएल में जैसे आप लगते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, या टॉप आपको यूज करना है तो टॉप 10 फ्रॉम दिस वन। ओरेकल में आप यूज करते हो तो अलग करते हो, वहाँ पे आपको रेंज देना पड़ता है, तो वो क्वेरी डेटाबेस के हिसाब से चेंज होगी, लेकिन बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। सेम यहाँ पे जैसे कमांड है डिफरेंट या कनेक्शन है, वो एसक्यूएल के लिए एसक्यूएल कनेक्शन, ओरेकल के लिए ओरेकल, ओएलडीबी के लिए ओएलडीबी यूज़ करते हैं, कमांड इसके लिए एसक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं, उसके लिए ओरेकल कमांड यूज़ करते हैं। डेटा रीडर हम लोग यूज़ करते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर या ओरेकल डेटा रीडर यूज़ करते हैं। अडाप्टर के लिए भी सेम है, एसक्यूएल अडाप्टर होगा या फिर आपका ओरेकल अडाप्टर हो गया। सो ये सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपके टाइप इसमें चेंज हो रहे हैं। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, असिंक मालूम है ना क्यों यूज करते हैं? कल ही हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, असिंक हम लोगों ने यूज किया था, राइट? क्यों यूज किया था? असिंक का मतलब क्या होता है? वो असिंक्रोनस कॉल देगा, राइट? कॉल वो डिफरेंट थ्रेड पे देगा और उसको हम लोग अवेट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो जब तक उसका आउटपुट नहीं आ जाता तब तक वो वेट करेगा, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन कंटिन्यूशन में होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि डिफरेंट थ्रेड पे जाता है और डिफरेंट थ्रेड पे जाने के कारण मेन थ्रेड आपका ब्लॉक नहीं होता। जब उसका कोड एग्जीक्यूशन होगा उस थ्रेड पे, उसके बाद वो आपको रिटर्न देगा एंड देन आपके पास जो भी रिटर्न आया वो आपको उसका जो करना है करो। उसके आगे का जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यूशन में रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है। इसमें भी सेम वही एक्सप्लेन किया है, असिंक हम लोग कैसे यूज करते हैं। अवेट मेथड जो हम लोग उसमें एक थ्रेडिंग में मैंने यूज किया था टास्क के लिए, पब्लिक असिंक करके मेथड लिखा था। जो नॉर्मल मेथड है वो आप लोगों के सिंक मेथड होते हैं, असिंक के लिए आपको स्पेसिफिक असिंक यूज करना रहता है, और जब हम लोग को अवेट यूज करना है तब हम लोग को वो असिंक मेथड में कॉल देना रहता है। ये कल का ही है जो टास्क क्लास का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था एक्चुअली। ये रिटर्न के लिए जैसे हम लोग जेनरिक टाइप रिटर्न टास्क से मेरे को अगर रिटर्न चाहिए तो उसको मैंने टास्क इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट? टास्क जो मैंने क्रिएट किया था, मेरे को अगर रिटर्न चाहिए तो उसके लिए, अगर मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए तो नॉर्मल टास्क जैसे मैं क्रिएट करता हूँ वैसे मैंने टास्क क्रिएट किया था। असिंक के बेनिफिट्स
क्या होंगे, 3 मेथड आपको वन बाय वन कॉल करने हैं, ठीक है। अगर आपने असिंक के साथ उसको कॉल किया है तो वन बाय वन 3 एग्जीक्यूट होंगे। जब वो असिंक्रोनस उसका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो आपका आउटपुट आपको मिलते जाएगा। इसमें लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे जैसे 3 मेथड मैंने कॉल किए हैं, ठीक है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अगर मेथड 1 का कोई रिटर्न आ रहा है वो मेरे को मेथड 2 में अगर यूज करना है, या मेथड 2 का कोई रिटर्न आ रहा है वो मेरे को मेथड 3 में यूज करना है, तो इस केस में हम लोग असिंक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि असिंक कॉल जो डिफरेंट थ्रेड पे एग्जीक्यूट होता है वो कब एग्जीक्यूट होगा इसकी गारंटी नहीं रहती है, ठीक है। सो इस केस में असिंक यूज मत करो। जब आपको 3 सेपरेट मेथड है, सिर्फ आपको डिफरेंट थ्रेड पे उसको एग्जीक्यूट करना है, देन आप असिंक यूज करो। वो वन बाय वन जब भी उसका एग्जीक्यूशन होगा। ये ध्यान में रखना है, जब इनपुट आपका डिपेंडेंट है किसी आउटपुट पे तब असिंक मत यूज करो। ये कंटिन्यू करना है या कल करें? ज्यादा वैसे बचा नहीं है, 3-4 स्लाइड ही बची है। कल करना है, ठीक है। ये एक्चुअली मतलब अभी तक जो हम लोगों ने देखा उससे थोड़ा सा अलग है। लाइफ साइकिल कोई अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, कोई पेज रिक्वेस्ट करते हो, तो उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है वो है ये, ठीक है। ASP.NET में या फिर MVC का हम लोग जब पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो 2 चीज़ें होते हैं, एक तो MVC लाइफ साइकिल होता है, दूसरा पेज लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। सो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ये कल मॉर्निंग में करते हैं। और कल हम लोग एक प्लेन सिंपल एक MVC एप्लीकेशन बना के देखते हैं। कंट्रोलर कैसे ऐड करोगे, व्यू कैसे ऐड करोगे, व्यू बैक से डेटा अगर आपको व्यू पर ट्रांसफर करना है, डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे करोगे, कंट्रोल्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे, ये देखते हैं। एंड देन उसके बाद ये एक बार ADO.NET का हो गया कि देन फिर ADO.NET से डेटा आप कैसे पुल करोगे वो देख। आप लोगों के पास SQL सर ये डेटाबेस कौन सा है? MySQL है, ठीक है। सो MySQL ओरेकल भी है क्या सबके पास? MySQL के साथ अब ठीक है, तो MySQL यूज करते हैं, या चाहिए तो फिर SQL सर्वर भी यूज कर सकते हैं, बट फिर वो आप लोगों के लोकल सिस्टम पे सब पे इंस्टॉल करना पड़ेगा वो। हाँ ठीक है, तो फिर MySQL यूज करते हैं और उसके साथ आप लोग देखते हैं डेटा कैसे लोड करोगे और कैसे करोगे वो। ओके, सो ये एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है जावा से। देन कल फिर हम लोग एक सिंपल प्लेन एप्लीकेशन बनाते हैं एंड देन आगे उसको ही हम लोग कंटिन्यू करके ADO.NET वगैरह यूज करके डेटाबेस कनेक्शंस के साथ उसको यूज करते हैं। ओके ठीक है, आज यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं।